नमस्कार दोस्तों, क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। लेक्चर नंबर 4 है ये। इतना आसान तरीके से मैंने मध्यकालीन भारत के इतिहास को पेश किया आपके सामने कि अगर आपको इतिहास का कुछ भी नहीं आता ना, फिर भी आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। और सारे के सारे जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं यहीं से आएंगे, क्योंकि मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रहा हूँ। हिस्ट्री को अगर आपने कभी नहीं पढ़ा, यहाँ पर पढ़िए, हिस्ट्री से आपको प्यार हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 लेक्चर आपने पढ़ लिए हैं, क्या क्या पढ़ा आपको मालूम है। अभी हम पढ़ने वाले हैं दिल्ली सल्तनत। हालांकि मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपको क्या आपने पढ़ लिया। अभी तक आपने भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण जो अरबों के द्वारा हुआ था वो पढ़ लिया, और भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण तुर्कियों के द्वारा हुआ था वो भी पढ़ लिया। अब तुर्कियों की अगर बात करें तो पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा हुआ था बताइए? सुबुक्तगीन के द्वारा। और इसका पुत्र जो महमूद गजनवी था, इसने तो तबाही मचा दी थी। भारत पर 17 बार आक्रमण करने के बाद इसने तबाही मचा दी थी। ये किस वंश से संबंधित था? गजनवी साम्राज्य से संबंधित था। और जो गजनवी साम्राज्य था, इसकी राजधानी गजनी थी। गजनी राजधानी थी। ये गजनी क्षेत्र कहाँ पे है? ये गजनी क्षेत्र अफगानिस्तान में था। ठीक है, तो अफगानिस्तान वाला क्षेत्र मुख्य तौर पर इनके साम्राज्य में विलीन था। अफगानिस्तान और आज का जो पाकिस्तान और भारत का उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र है। हालांकि मोहम्मद गजनवी का जो भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य अपने साम्राज्य को विस्तार करना नहीं था। उसका जो उद्देश्य था वो लूटपाट करना था। लेकिन जब गजनवी साम्राज्य समाप्त होता है, गजनवी साम्राज्य जब समाप्त होता है तो एक नया साम्राज्य उभर कर आता है सामने। वो भी अपनी राजधानी को गजनी ही बनाता है, और वो साम्राज्य था संसबानी साम्राज्य या गौर साम्राज्य, जिसका जो शासक मुख्य तौर पर मोहम्मद गौरी था। इसने सबसे पहले भारत पर 1175 ईस्वी में सफलपूर्वक आक्रमण कर दिया था। ये दूसरा तुर्की आक्रमण था भारत पर। मोहम्मद गौरी के बारे में तो आपने अच्छे से पढ़ ही लिया होगा। मोहम्मद गौरी ने क्या क्या काम किए हैं। मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण करने के बाद 1191 ईस्वी में तराइन का पहला युद्ध लड़ा पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ, लेकिन वो हार गया था, धराशाही हो गया था। लेकिन 1 साल के बाद पूरी तैयारी से फिर वो आया। 1192 ईस्वी में फिर से उसने पृथ्वीराज चौहान पर अटैक किया। इस बार पृथ्वीराज चौहान हार गए और मोहम्मद गौरी जीत गए। ठीक है, तो इतना तो आपने पढ़ लिया। 1192 की बात है। 2 साल के बाद 1194 में उसने जयचंद पर भी आक्रमण कर दिया। जयचंद भी हार गया, तो 1194 में उसने जयचंद को भी हरा दिया था। और आपको मालूम है मोहम्मद गौरी जो है 1206 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1206 ईस्वी में जो इसकी मृत्यु होती है, इसकी कोई भी औलाद नहीं थी, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। कोई भी इसका पुत्र नहीं था, कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। तो उत्तराधिकारी ना होने की वजह से इसके जो गुलाम थे उन्होंने अपने इसके साम्राज्य को आपस में बांट लिया। इसके जो गुलाम थे ना, मुख्य तौर पर 4 गुलाम थे, आपको बताया था मैंने, अगर आपको याद हो। सबसे पहला जो मुख्य तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही दिल्ली सल्तनत की शुरुआत की जाती है। यही आपको पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत। एक बार देख लेते हैं मोहम्मद गौरी के गुलामों के बारे में। तो मोहम्मद गौरी के जो गुलाम थे, मुख्य तौर पर 4 गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने भारत वाला जो जीता हुआ क्षेत्र था, मोहम्मद गौरी ने जो भारतीय क्षेत्र जीता हुआ था वो संभाला कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मुख्य तौर पर लाहौर और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है, इसका शासक बना कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये देख लीजिए मैप में देखिए आप, ये जो क्षेत्र है मुख्य तौर पर लाहौर और दिल्ली वाला क्षेत्र, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के हिस्से में आया। एक यालदोजा, इसका जो साथी गुलाम था, ये भी मोहम्मद गौरी का ही एक गुलाम था। इसने गजनी वाला साम्राज्य संभाला। गजनी जो है अफगानिस्तान में था, ये वाला साम्राज्य इसके हिस्से में आया, यालदोजा के। और बख्तियारुद्दीन जो खिलजी था, इसे बंगाल अभियान पे भेज दिया गया था। और इसने बंगाल में वो तबाही मचाई थी कि पूछिए मत। ठीक है, ये है बंगाल वाला क्षेत्र। बंगाल वाले क्षेत्र में चला गया था और इसने बंगाल में जाकर जो नालंदा विश्वविद्यालय उसको तहस नहस कर दिया था, विध्वंस कर दिया था, ये भी आपको मालूम है। और कुबाचा जो था, इसे आज का जो पाकिस्तान क्षेत्र है, जो मुल्तान है, जो सिंध वाला जो क्षेत्र है जिसे उच्च कहा जा रहा है, वो किसके हिस्से में आया? नासिरुद्दीन कुबाचा के हिस्से में आया। ठीक है, तो हमें पढ़ना क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो चलिए शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ से कहाँ तक है? सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है, याद कर लीजिए। तो इनका जो टाइम पीरियड 1206 ईस्वी से शुरू होता है,
1526 ईस्वी तक चलता है। कुल 320 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता है। और इस शासनकाल में कुल 5 वंश आए थे। कुल 5 वंश कौन कौन से थे? पहला वंश गुलाम वंश था, दूसरा वंश खिलजी वंश था, तीसरा वंश तुगलक वंश था, चौथा वंश सैयद वंश था और पांचवा वंश लोदी वंश था। पहला जो गुलाम वंश था इसी से बिलोंग करता था, इसी वंश से बिलोंग करता था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कि गुलाम वंश का संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ही है। सिंपल सी बात है। और गुलाम वंश जो है 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक चला है। इन पांचों वंशों में जितने भी ये 5 वंश है दिल्ली सल्तनत के, इसमें सबसे छोटा टाइम पीरियड और सबसे बड़ा टाइम पीरियड किसका है ये भी पूछा जाता है। तो खिलजी वंश देख लीजिए, मात्र 30 वर्षों तक चला, तो ये सबसे छोटा टाइम पीरियड है। इस वंश का जो समय काल है वो सबसे छोटा था। खिलजी वंश का 30 वर्ष की आयु तक इनका शासन चला। सबसे लंबा टाइम पीरियड तुगलक वंश है, 1320 से लेकर 1414 ईस्वी तक। देख लीजिए 94 वर्षों तक इनका शासनकाल चलता है। और एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि इन पांचों वंशों में जो पहले के 4 वंश है ये तुर्की थे और जो आखिरी वंश था ये अफगान था। ठीक है, तो ये 4 वंश, पहले वाले 4 वंश मूल रूप से तुर्की थे और लोदी वंश जो था वो अफगान के थे। लोदी वंश के आखिरी शासक जो होते हैं, आखिरी सुल्तान जो होते हैं, वो कौन होते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इब्राहिम लोदी। 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में पानीपत का पहला युद्ध होता है, जिसमें पानीपत के पहले युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को मार दिया और दिल्ली सल्तनत को समाप्त कर दिया। उसके बाद एक नया वंश, एक नया साम्राज्य आता है, मुगल साम्राज्य, मुगल वंश। वो बाद में हम पढ़ेंगे, अभी फ़िलहाल दिल्ली सल्तनत हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश। टाइम पीरियड क्या है? 1206 से 1290 ईस्वी तक। तो देख लेते हैं मैप, पूरा देख लीजिए। ये जो मैप आप देख रहे हैं ना, ये गुलाम वंश के शासकों के द्वारा फैलाया गया साम्राज्य था। ये पूरा दिल्ली सल्तनत के द्वारा साम्राज्य नहीं फैलाया हुआ था, ये गुलाम वंश के द्वारा जो अधिकतम क्षेत्रफल जो जीता गया था वो मैप में दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला वंश, इस वंश का जो शासक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इसका बेटा आराम शाह आता है, कुछ ही महीनों का मेहमान होता है, इसे गद्दी इल्तुतमिश छीन लेता है। इल्तुतमिश के बाद फिरोज शाह आता है, फिरोज शाह के बाद रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान एकमात्र महिला है दिल्ली सल्तनत में जो सुल्तान बनी थी। एक महिला जो दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उनमें वो भी सुल्तान थी। वो कौन सी थी? रजिया सुल्तान, या रजिया सुल्ताना के नाम से ज़्यादा फेमस है। उसके बाद बहराम शाह। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। हालांकि सबका रिलेशन में आगे बताता जाऊंगा जब पढ़ाता रहूँगा। रजिया सुल्तान के बाद बहराम शाह आता है, बहराम शाह के बाद मसूद शाह, मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद आता है, उसके बाद ग्यासुद्दीन बलबन। ग्यासुद्दीन बलबन गुलाम वंश में बहुत ही ताकतवर शासक था। जो ग्यासुद्दीन बलबन था इसने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, लौह और रक्त की पॉलिसी, आयरन ब्लड पॉलिसी जो चालू की गई थी वो किसके द्वारा? बलबन के द्वारा। लौह रक्त पॉलिसी का मतलब ये है कि अपने दुश्मनों के खिलाफ, अपने विरोधियों के खिलाफ ये कट्टरता भाव रखता था, कट्टरता से उनका दमन करता था। इसलिए कहा जाता है कि ग्यासुद्दीन बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई थी। ग्यासुद्दीन बलबन के बाद आता है कैकुबाद, कैकुबाद के बाद आखिरी शासक क्यूमर्स आता है। तो ये आपको शासकों के बारे में पढ़ना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गुलाम वंश अच्छे से। आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना सुन लीजिए दोस्तों। जिन स्टूडेंट को जीएस के क्लास नोट चाहिए थे वो श्री एजुकेशन ऐप पर अवेलेबल हो चुके हैं। अभी त्यौहार का टाइम चल रहा है तो बहुत भारी छूट मिल रही है आपको। तो श्री एजुकेशन ऐप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप क्लास नोट्स वहाँ पर परचेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको जीएस फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है तो भी वो अवेलेबल हो चुका है वहाँ पर। जीएस फाउंडेशन कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसमें कंप्लीट जीएस आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा
ताकि आप जीरो से हीरो बन पाएंगे। पूरी डिटेल के साथ यहाँ पर आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही वीडियो लेक्चर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लास नोट फ्री मिलेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपर्स नोट होते हैं वो सब फ्री मिलेंगे और मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर फ्री दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आप इंडिविजुअल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं इंडिविजुअल सब्जेक्ट के, जैसे इकोनॉमिक्स का, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, वो भी अवेलेबल है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। गुलाम वंश को मामलूक वंश भी कहा जाता है या इलबरी वंश के नाम से भी जाना जाता है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। मामलूक वंश या इलबरी वंश गुलाम वंश का ही अन्य नाम है। गुलाम वंश को दास वंश के नाम से भी बुलाया जाता है। पहला जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो इसलिए संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को मान लिया जाता है। लेकिन गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक, किसी भी वंश का एक तो वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है, एक संस्थापक पूछा जाता है। जो पहला शासक होता है वो संस्थापक होता है, लेकिन वो शासक जिसके टाइम पीरियड पर वो वंश एक अच्छा साम्राज्य का रूप धारण करता है, तो वो वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो गुलाम वंश का जो वास्तविक संस्थापक है ना, वो इल्तुतमिश था, और जो संस्थापक है वो कुतुबुद्दीन ऐबक। ये याद रखेंगे। तस्वीर किसी है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक की तस्वीर है। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बताऊं, इतिहासकारों का मानना है कि 1150 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था, लेकिन इसे बाद में चलकर बेच दिया गया था। ईरान में एक जगह पड़ती है निशापुर, वहाँ पे गुलामों को बेचने की बाजार लगती थी। इसी बाजार में बेच दिया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ख़रीदने वाला कौन था? वहाँ के काजी, निशापुर के काजी फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। इन्होंने ऐबक को खरीद लिया और उसे अपने पुत्रों की भांति ही पाला। उनके और भी पुत्र थे, अजीज कुकी के और भी पुत्र थे। जैसे अपने पुत्रों को पालते थे, वैसे वो कुतुबुद्दीन ऐबक को भी पालते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को भी उन्होंने घुड़सवारी सिखाई, तलवारबाजी सिखाई। कहने का भाव है जो एक योद्धा को सिखाया जाता है, सब कुछ चीज़ जो विद्या दी जाती है, वो सारी शिक्षा फ़खरुद्दीन अब्दुल अजीज ने किसे दी? कुतुबुद्दीन ऐबक को दी। लेकिन अब्दुल अजीज कुकी की कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है, तो अब्दुल अजीज कुकी के जो पुत्र थे उन्होंने दोबारा से कुतुबुद्दीन ऐबक को बेच दिया, और इस बार गजनी में बेचा। गजनी में ख़रीदा किसने? मोहम्मद गोरी के हत्थे चढ़ गया। ये मोहम्मद गोरी ने इसे खरीद लिया। मोहम्मद गोरी इसे खरीदकर बहुत खुश हुआ, इसकी काबिलियत से वो बहुत खुश हुआ। तो उसने क्या किया? कुतुबुद्दीन ऐबक को अमीर आखूर का पद दे दिया। अमीर आखूर का पद ऐसा पद होता है कि जो शाही जो अस्तबल होते हैं उनका प्रधान या उनका अधिकारी होता है, या शाही अश्वशाला जो होती है जहाँ पर शाही घोड़ों को रखा जाता है, उसका पूरा एक अधिकारी जो होता है, उसका पूरा जो प्रधान होता है, उस पद पर बैठा दिया मोहम्मद गोरी ने ऐबक को। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है। कुछ समय बाद क्या होता है, यहाँ पर मैप में आप देखिए, ये पूरा गौरी साम्राज्य फैला हुआ था। अब इसी के पश्चिम दिशा में देख लीजिए एक और साम्राज्य फैल गया। लगभग मध्य एशिया में एक और बहुत बड़ा साम्राज्य फैल गया। वो साम्राज्य था ख्वारिज्म साम्राज्य। तो इसी साम्राज्य के बॉर्डर पर, अर्थात गौरी साम्राज्य और ख्वारिज्म साम्राज्य के बॉर्डर पर एक दिन घोड़े से घूम रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को बंदी बना लिया गया था ख्वारिज्म साम्राज्य के शासक सुल्तान शाह के द्वारा। सुल्तान शाह जो ख्वारिज्म साम्राज्य का उस समय शासक था, तो उसने ऐबक को पकड़ लिया और बंदी बना लिया। हालांकि गौरी वंश के जो शासक मोहम्मद गोरी ने तुरंत अटैक कर दिया सुल्तान शाह पर और उस युद्ध में जीत लिया, और ऐबक को जो बंदी बनाया गया था उसको छुड़ा लिया था। तो ये एक जानकारी के लिए आपको बता दिया, हालांकि ये परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। ये एक मैप देखिए, आपको मज़ा आएगा। ये वाला जो मैप आप देख रहे हैं डार्क रेड में, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फैलाया गया साम्राज्य था। इसके बाद ये बड़ा साम्राज्य जो फैलाया गया ना, ये इसके दामाद इल्तुतमिश के द्वारा फैलाया गया। इल्तुतमिश आगे पढ़ेंगे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी होता है, उसका दामाद भी होता है यही। ठीक है, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था ना, वैसे ही कुतुबुद्दीन ऐबक का भी एक गुलाम था इल्तुतमिश। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है, हालांकि आगे पढ़ेंगे ही। तो ये मैं आपको मैप दिखा रहा था, डार्क रेड कलर में जो है ये कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा फैलाया हुआ साम्राज्य था, लेकिन इसको बहुत बड़ा विस्तारित कर दिया गया था इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर।
अभी मैं आपको जो कुतुबुद्दीन ऐबक की कहानी बता रहा हूँ ना, अभी ये सुल्तान नहीं बना है, अभी मोहम्मद गोरी जिंदा ही है, अर्थात 1206 से पहले की ही कहानी बता रहा हूँ, इसके कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में बता रहा हूँ। जो आपने तराइन का दूसरा युद्ध पढ़ा था ना, जिसमें मोहम्मद गोरी जीत गया था, उस युद्ध में साथ दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, बहुत बेहतरीन से साथ दिया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के हर अभियान में साथ देता था, लेकिन जिस साथ में उसकी जीत हुई थी, जिस अभियान में मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, वही तो हम बताएंगे आपको। दूसरा जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने बहुत अच्छा साथ दिया था और मोहम्मद गोरी जीत गया था, आपको मालूम ही है। और चंदावर का जो युद्ध हुआ था 1194 में गहड़वाल शासक जयचंद के खिलाफ, इसमें भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी का साथ दिया था, याद रखिए। इसके अलावा 1197 ईस्वी में गुजरात के अहिलवाड़ा पर हमला किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भीमद्वितीय को हराया था। अब देखिए 1194 के बाद जो चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी जीत जाता है, तो वो अपनी राजधानी में चला जाता है। गजनी उसकी राजधानी थी, वहीं से वो शासन करता है, तो वहीं चला जाता है। क्योंकि मोहम्मद गोरी बार बार जो इंडिया आता था, वो किसी न किसी अभियान के तहत आता था, भारत में रहने के लिए नहीं आता था। रहता तो शासक अपनी राजधानी में ही रहता था, तो इसकी राजधानी गजनी ही थी मोहम्मद गोरी की। भारत वाले क्षेत्र में कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने नियुक्त कर दिया था। तो 1197 में मोहम्मद गोरी भारत में नहीं था उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक के ही हाथों उसने जो है भारत का देख रेख करने के लिए उसको एक तरीके से गवर्नर नियुक्त किया था। तो 1197 ईस्वी में गुजरात के अहिलवाड़ा पर हमला कर दिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने और भीमद्वितीय को हराया था। ये भीमद्वितीय कौन है? ये भीमद्वितीय सोलंकी वंश के शासक थे। गुजरात में जो चालुक्य वंश है, या जो गुजरात के जो सोलंकी वंश है, गुजरात का सोलंकी वंश कहा जाए या गुजरात का चालुक्य वंश कहा जाए, बात एक ही है। उस वंश के जो शासक भीमद्वितीय थे, उनको हराया किसने था? 1197 ईस्वी में अहिलवाड़ा में हराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो सोलंकी वंश के शासक की राजधानी अहिलवाड़ा हुआ करती थी उस समय। भीमद्वितीय के बारे में मैं आपको यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भीमद्वितीय ने एक बार मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। याद है आपको, जब मोहम्मद गोरी ने गुजरात के सोलंकी वंश पर आक्रमण किया था, तो भीमद्वितीय ने मोहम्मद गोरी को हरा दिया था। लेकिन इस बार 1197 ईस्वी में मोहम्मद गोरी के गुलाम ने ही भीमद्वितीय को हरा दिया। और इसके बाद 1203 ईस्वी में कालिंजर के किले पर भी अधिकार कर लिया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? जो कुतुबुद्दीन ऐबक नाम है, इसका अर्थ क्या होता है? परीक्षा में पूछा गया, इसलिए मैं बता रहा हूँ। चंद्रमा का देवता, चंद्रमा का देवता। अब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। तो अब तक जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपने पढ़ा, तो ये जो मोहम्मद गोरी था उसी के अधीन रहते हुए इसने काम किए। अब आपको मालूम है कि जब 1206 ईस्वी में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है, लाहौर और दिल्ली वाला जो क्षेत्र है उसका शासक, स्वतंत्र शासक बन जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक कब हुआ था, ये तारीख पूछी जाए तो 25 जून 1206 ईस्वी में। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था, दिल्ली को राजधानी नहीं बनाया था इसने। दिल्ली को राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया था। इसके बाद ये याद रखिए 1208 ईस्वी में वैधानिक तौर पर इसको स्वतंत्रता मिली। वैधानिक तौर पर स्वतंत्रता कहने का भाव ये है कि मोहम्मद गोरी का एक भतीजा था। मोहम्मद गोरी जो 1206 ईस्वी में मर गया था, उसका एक भतीजा था गयासुद्दीन महमूद। उसने ऐबक को दास मुक्ति पत्र दे दिया था। दास मुक्ति पत्र उसमें ये होता है कि अब कुतुबुद्दीन ऐबक फ्री हो गया है, अब वो मुक्त हो गया है, दास से मुक्त हो गया है कि गोरी जो फैमिली है उसका दास अब नहीं रहा, अब ये मुक्त हो गया, अब ये सुल्तान बन सकता है, इसको सुल्तान की उपाधि वो ले सकता है। लेकिन याद रखिए, दिल्ली सल्तनत का जो पहला शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था ना, इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की। इसने मलिक और सिपहसालार की उपाधि ग्रहण की थी। इसका मतलब होता है किसी के अधीन, किसी का प्रतिनिधि बन के रहना। तो इसने अपने आप को मोहम्मद गोरी का प्रतिनिधि या उसके अधीन ही रहना अच्छा समझा। तो मलिक या सिपहसालार की इसने उपाधि ग्रहण की थी, सुल्तान की उपाधि कभी इसने ग्रहण नहीं की।
इसके अलावा 2 अन्य नामों से ये जाना जाता है, लाख बख्श और पील बख्श। लाख बख्श उन लोगों को कहा जाता है जो लाखों का दान करते थे। ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसे लाख बख्श कहा जाता है। पील बख्श का मतलब ये है कि ये हाथियों का दान करने वालों को पील बख्श कहा जाता है, तो ये हाथियों का भी दान करता था। बख्श मतलब समझ रहे हैं कि बख्शीश देना, दान, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार में 2 प्रमुख लेखक रहते थे जिनका नाम आपको जानना जरूरी है। हसन निजामी तो बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी एक पुस्तक है ताजुल मासिर, ये बहुत फेमस है। इसी से हमें दिल्ली सल्तनत के शुरुआती दौर की बहुत जानकारी मिली है। हसन निजामी और फ़ख्मुद्दब्बीर। फ़ख्मुद्दब्बीर किसके लेखक है? शाजरा-ए-अंसब लिखा है इन्होंने। शाजरा-ए-अंसब की रचना किसने की है? फ़ख्मुद्दब्बीर ने की है। तो हसन निजामी, फ़ख्मुद्दब्बीर ये ऐबक के दरबार में रहने वाले लेखक थे, कवि थे। इसके अलावा ऐबक ने भारत की प्रथम मस्जिद, जिसे कुव्वतुल इस्लाम कहा जाता है, जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम था, ये ऐबक ने ही बनवाई थी। ये कहाँ बनवाई थी? दिल्ली में बनवाई थी। ये देख लीजिए, मस्जिद के इस अवशेष हैं अभी थे, हालांकि मस्जिद ये अभी है नहीं, इसके अवशेष बाकी हैं, दिल्ली में ही हैं। इसका नाम था कुव्वतुल इस्लाम। भारत की पहली मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम दिल्ली में जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाई थी। इसलिए इसके अलावा ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था अजमेर में। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ये देख लीजिए, 2.5 दिन का झोपड़ा है, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। हालांकि इसको जो है ना, एक सरस्वती विद्या मंदिर के स्थान पर बनाया गया था। पहले यहाँ सरस्वती विद्या मंदिर था, इसी को सरस्वती विद्या मंदिर को नष्ट करके उसी के ऊपर ये 2.5 दिन का झोपड़ा बना दिया था। इतिहासकार बताते हैं इसको बनाने में 2.5 दिन लगे थे, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा रख दिया गया है। ये अजमेर में है। इससे पहले यहाँ पर क्या था? सरस्वती विद्या मंदिर। सरस्वती विद्या मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज विशलदेव चतुर्थ ने करवाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। हालांकि ये पूरा इसे नहीं करवा पाया था, इसलिए इससे पहले ही इसकी मृत्यु हो जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू करवाया था। ये इसको पूरा नहीं करवा पाया था, इससे पहले ही ये मर जाता है। इसके बाद इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को कंप्लीट करवाया था। लेकिन आगे चलकर आप पढ़ेंगे, बिजली गिरने के कारण इसकी ऊपरी इमारतें नष्ट हो जाती हैं, फिर फिरोज शाह तुगलक उसकी मरम्मत करवाता है। वो आगे पढ़ते रहेंगे। तो ये जानिए, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य शुरू किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और कंप्लीट किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था। और कुतुब मीनार, ये मत समझिए कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर बनवाया था, नहीं। उसने कुतुब मीनार का जो नाम है ना, उस समय के प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर करवाया था। किसके नाम पर? सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब 1210 ईस्वी में वो लाहौर के अंदर घोड़े से गिर जाता है। घोड़े पे वो क्या कर रहा था? घोड़े पे वो चढ़ के पोलो खेल रहा था, चौगान खेल रहा था। तो एक्सीडेंट होता है, घोड़े से गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। 1210 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उसका पुत्र आराम शाह वो शासक बनता है, लेकिन कुछ महीनों के लिए। उसके बाद गद्दी इल्तुतमिश के द्वारा छीन ली जाती है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु होती है ना, इसकी मृत्यु के बाद जो इसके अधीन जो पहले शासक थे ना, उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित करना शुरू कर दिया था। जैसे बंगाल वाला जो क्षेत्र था, वो हालांकि आ चुका था कुतुबुद्दीन ऐबक के अधिकार में, लेकिन कुतुबुद्दीन की मृत्यु के बाद वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, बंगाल वाला क्षेत्र ने। उसके बाद राजस्थान के जो राजपूत थे, उन्होंने भी अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। और जो इसके साथी गुलाम थे, 2 नाम ये आपको याद है, यलदोज और कुबाचा। यलदोज जो गजनी में था, कुबाचा जो मुल्तान वाले क्षेत्र में था। इनको जब पता लगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई है, तो इन्होंने सपना देखना शुरू कर दिया कि दिल्ली अब हमारा होगा, अर्थात हिंदुस्तान अब हमारा होगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के जो साथी गुलाम थे, कुबाचा और यलदोज,
कुबाचा और यल्दोज इल्तुतमिश को बहुत परेशान करने वाले हैं, क्योंकि आगे दिल्ली की गद्दी पर इल्तुतमिश बैठेगा ना, इसको बहुत परेशान करेंगे यल्दोज और कुबाचा। लेकिन ये इनका बहुत सावधानी से, बहुत अच्छे तरीके से उनका सर्वनाश कर डालता है। इल्तुतमिश एक ऐसा शासक बनेगा जो जो इसके खिलाफ उठेगा, जो जो इसके विरोधी थे, उनका इसने बहुत बलपूर्वक दमन किया था। तो हालांकि आगे हम चलकर पढ़ेंगे इल्तुतमिश के बारे में। तो ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्क्रीन पर जो 4 लेक्चर आ रहे हैं देख लीजिएगा। श्री एजुकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्लास नोट्स वहाँ पे लेके आप आराम से पढ़िए। थैंक यू।